हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 3। तो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि आपके एग्जाम में आने के काफी हाई चांसेस है। जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आए हैं, बिल्कुल उस टाइप की आपकी क्लास होगी। तो जरूर से पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपका मिस ना हो। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे ऑफ और अपलोडेड वीडियोस। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, विच इज JAIIB 2025 दिव्य करियर। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। सो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। If the cash book overdraft is rupees 2,20,000, checks which have not been presented for payment on the same day are 20,000 and 18,000. Checks which has not been cleared are of rupees 12,000. What is the overdraft amount as per the passbook? So this question is based on bank reconciliation statement. BRS के ऊपर भी क्वेश्चंस पहले कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इसमें आपको क्या दिया है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया एंड यू हैव टू फाइंड द ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक। सो अब ये ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक, अब क्या है कि कुछ ऐसे चेक्स है जो कि इशू तो करे गए थे बट वो प्रेजेंट नहीं हुए थे। तो वो क्या करेंगे, हम लोग उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को पासबुक से रिड्यूस करेंगे। और जो चेक है जिनको कि हमने क्लियरिंग में डाल दिया था बट वो क्रेडिट नहीं हुए हैं, ओके, तो हमने कैश बुक में तो उनको इंक्रीज करके दिखा दिया, बट पासबुक में बैंक में उसके एंट्री नहीं हुई है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो हमारा एक तरीके से इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, इट विल बी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जो हमें निकालना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल टेक इनटू अकाउंट ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, which is given as rupees 2,20,000. अब उसमें हम लोग ऐड करेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो उसमें अब क्या है, पासबुक में इसकी एंट्री हुई नहीं होगी, तो क्योंकि ये फ्यूचर में वैसे तो क्रेडिट होने वाले हैं, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो कितने अमाउंट के हैं, 12,000 के, तो 12,000 इसमें ऐड हो जाएगा और लेस हो जाएगा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दो चेक्स हैं ऐसे जो इशू किए गए थे बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करे गए, तो उनको माइनस कर देंगे। सो 20,000 प्लस 18,000, यानी कि हम लोग 38,000 अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास रह गया 1,94,000। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट पे बेस्ड था, जहां पे आप अपना कैश बुक अपने हिसाब से मेंटेन करते हो, कैश जो बैंक कॉलम वगैरह, और बैंक की पासबुक अलग तरीके से मेंटेन होती है, क्योंकि उसमें क्या है, आपने तो चेक इशू कर दिए कस्टमर को, उसने प्रेजेंट नहीं किया, आपने माइनस कर दिया, बट पासबुक में नहीं हुआ है वो एडजस्टमेंट, तो आप वो एडजस्टमेंट करते हो। उसी तरीके से चेक्स जो आपने तो डाल दिए, डिपॉजिट हो गया, ठीक है, आपने क्रेडिट दिखा दिया, बट बैंक में नहीं हुए, तो उसको फिर उस हिसाब से आप अगेन एडजस्टमेंट्स करते हो। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना रहेगा, जिसमें आपने जो चेक डिपॉजिट किया बट वो नहीं क्रेडिट हुआ, सो उसको ऐड कर दिया। एंड चेक्स विच यू हैव इशूड बट नॉट एक्चुअली प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू रिड्यूस द ओडी बैलेंस ऑफ द पासबुक, सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो आपका आंसर बच गया 1,94,000। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी पूरा दिया हुआ है, जो आपको हमारे पीडीएफ्स में मिल जाएगा इन आर टेलीग्राम ग्रुप, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ABC Traders Private Limited, FMCG company based in Mumbai, reported the following figures in rupees for the financial year 24-25. Opening stock given is 8 lakhs, closing stocks of 12 lakhs, sales 60 lakhs, gross profit ratio given is 25% on sales. You have to calculate stock turnover ratio. तो देखिए कोई भी आपको न्यूमेरिकल आता है, जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए. सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. ये होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो हमें बताता है कितनी जल्दी जल्दी हमारा स्टॉक क्या है सेल होके रिप्लेनिश हम लोग कर रहे हैं. तो जितना ज्यादा हाई है स्टॉक टर्नओवर, मतलब उतना एफिशिएंटली फर्म्स क्या है मैनेज भी कर पा रही है अपने स्टॉक्स को. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब हमें इसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, बाकी परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन है. ये गिवन होते तो इससे हम लोग इस फॉर्मूले से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते और एवरेज स्टॉक तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 से निकाल ही लेते. बट क्योंकि नहीं गिवन है तो ये नहीं यूज कर सकते इस फॉर्मूले को. तो अब हमें दूसरी चीज इसमें क्या गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है विच इज 25% ऑफ सेल्स. तो हम लोग इसका यूज करेंगे. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 विच इज 25%. जीपी सेल्स है आपका 60 lakhs इंटू 100. तो 25 4 से 100 वो कट जाएगा. इधर लिख देते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 15 lakhs. 15 lakhs आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट योर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. तो इससे आपका सीओजीएस आ जाएगा जो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए रिक्वायर्ड था. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स 60 lakhs माइनस ग्रॉस प्रॉफिट जो है 15 lakhs. सो सीओजीएस आपका आ गया 45 lakhs. अब नीचे सिर्फ एवरेज स्टॉक निकालना है. एवरेज स्टॉक क्या होएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक है आपका 8 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक है 12 lakhs. तो यानी टोटल हो गया 20 lakhs डिवाइडेड बाय 2. एवरेज स्टॉक हो गया 10 lakhs का. अब आपको जस्ट ये फॉर्मूले में पुट करना रहेगा विच इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस विच इज 45 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs. तो आपका क्या आ गया? 4.5. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इस पे एक ना एक न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम में आता है. ज्यादातर स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे आता है क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के क्योंकि कई तरीके होते हैं. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू आपने सीओजीएस निकाला, कई बार इस फॉर्मूले से आपको निकालना रहता है. अगर इसी में आ गया आपका टर्नओवर पीरियड तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है. इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड में आपको 360 डेज डिवाइडेड बाय जो आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका टर्नओवर पीरियड आ जाएगा. ओके, सो आई होप ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर हो गया होगा. ऑप्शन बी 4.5 टाइम्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है. अब जरूरी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल में ऑप्शंस दिए हो, खासकर ये जर्नल एंट्री टाइप में आपको खुद से टाइप इन करना रहता है. तो देखते हैं किस चीज की जर्नल एंट्री बोल रहा है. You have to pass a journal entry where 500 shares of rupees 20 each issued at 5% discount are forfeited for the non-payment of allotment and final call money of rupees 9 and rupees 5 respectively. तो forfeiture of shares का केस है जहां पे शेयर्स को forfeit कर लिया बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ allotment money and the final call money. तो जब allotment money ड्यू हुआ होगा तब हमारी एंट्री की होगी हमने allotment अकाउंट टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी का लाइबिलिटी होती है क्योंकि वो शेयर होल्डर से पैसा मिल रहा है वो उनको लौटाना है. लाइबिलिटी है तो हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं.
वैसे ही जब फाइनल कॉल मनी ड्यू हुआ होगा तो एंट्री हुई होगी फाइनल कॉल मनी DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या हो रहा है, फोरफीचर के केस में ये सब रिवर्स हो जाएगा आपका। तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका इसमें एंट्री में डेबिट हो जाएगा, टोटल अमाउंट से इसको कर देंगे। टोटल अमाउंट 500 शेयर्स इशू करे गए थे, 20 रुपीज ईच में, फेस वैल्यू थी इसकी 20 रुपीज। तो ये आपका डेबिट हो जाएगा पूरा 10,000। टू शेयर अलॉटमेंट, जो पहले आपने डेबिट किया था वो अब वापस इसको रिवर्स कर रहे हो क्योंकि फोरफीचर का केस है, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, अब कितना आप रिवर्स करोगे, जितने शेयर्स पर पैसा आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो 9 रुपीज नहीं मिले, अलॉटमेंट मनी का 9 रुपए नहीं मिला, तो पूरा 500 शेयर्स पे 9 रुपए नहीं मिला, वो आप क्रेडिट कर रहे हो वापस रिवर्स करने की वजह से। 500 इंटू 9 यानी कि 4500। टू फाइनल कॉल का पैसा जो नहीं मिला, ओके, उसको वापस रिवर्स कर रहे हो। 5 रुपीज का था वो नहीं मिला, इंटू 5, 2500। साथ में इसमें आपको और एक चीज ध्यान देनी है कि जो शेयर्स थे वो इशू करे गए थे 5% डिस्काउंट पे। ओके, 5% डिस्काउंट पे किए गए थे, यानी कि 20 रुपीज का एक शेयर था, उस पर अगर हम लोग 5% डिस्काउंट दे देंगे तो यानी शेयर्स इशू कितने पे किया गया था, 19 रुपीज पे इशू किया गया था, और 1 रुपी का आपका डिस्काउंट था। 5% ऑफ 20 कितना होगा, 1 रुपी ही होगा ना। ओके, तो आपका 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया। तो जब आपने इशू करे थे तब आपके लिए वो डिस्काउंट क्या था, आपने इशू किया था तब वो डिस्काउंट एक्सपेंस था, आपने डेबिट किया था। अब इसी को वापस से अगेन इसको भी आप रिवर्स कर रहे हो टू डिस्काउंट ऑन द इशूएंस ऑफ शेयर्स, उसको भी आप रिवर्स कर रहे हो जो आपने शेयर्स इशू करते समय क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंस था डेबिट किया था, तो उसको भी अब आप रिवर्स कर रहे हो तो क्रेडिट कर रहे हो। 1 रुपए का ही डिस्काउंट था, सो 500 इंटू 1 विच इज 500। टू लास्ट में आपका क्या आएगा, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। फोरफीटेड शेयर्स में हम लोग वो वाला पैसा लिखेंगे जो पैसा हमें एक्चुअल में मिला। ये सब पैसे तो हो गए जो हमें नहीं मिले। टू, और ये डिस्काउंट हमने रिवर्स किया, वो हमारा पहले एक्सपेंस था जब इश्यू किया था, अब हम लोग रिवर्स कर रहे हैं इसी को। टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, जो हमें पैसा मिला। तो कितना पैसा मिला है हमें एक्चुअली, अगर 20 रुपीज में 1 रुपी का तो हमने डिस्काउंट पे इशू किया गया, यानी हमें 19 रुपीज जो मिलने थे उस पे हमें 9 प्लस 5 यानी 14 रुपीज नहीं मिले। तो हमें मिले कितने, 5 ही रुपीज मिले ना हमें, 19 जो हमें मिलने थे उसमें हमें 9 प्लस 5 इतने नहीं मिले जो हमारे अलॉटमेंट और कॉल मनी था, ठीक है। तो हमें मिला 5 ही रुपए, तो 500 इंटू 5 जो हमें मिला 2500। तो ये होगी आपकी फाइनल जर्नल एंट्री। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शंस आए तो उसमें आपको कैलकुलेशन इस तरीके से करके ही जर्नल एंट्री इसमें शो करनी पड़ेगी। तो ये कंपनीज अकाउंट का है पार्ट, आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आप नीचे क्या नरेशन लिख सकते हो, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ड्यू। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया, जो आपने शुरू में लाइबिलिटी थी क्रेडिट कर रखी थी फुल अमाउंट से, उसको डेबिट कर दी, रिवर्स कर रहे हो अब जो लाइबिलिटी थी आपकी। टू शेयर अलॉटमेंट, जो अगेन आपने डेबिट किया था शुरू में, ठीक है, उसको रिवर्स कर रहे हो, जितना पैसा उस पर नहीं आया। शेयर कॉल अमाउंट का पैसा नहीं आया, उसको क्रेडिट कर रहे हो। डिस्काउंट जो आपने पहले दिया था आपके लिए एक्सपेंस था, उसको रिवर्स कर रहे हो। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो एक्चुअल में आपको मिला। ओके, सो आई होप ये जर्नल एंट्री सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा, वही सेम चीज है बट कैलकुलेशन एक एक करके अभी आपको दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ कंपनी इशूज 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, विच इज टू बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर।
एप्लीकेशन कॉस्ट था 4 रुपीज का, अलॉटमेंट कॉस्ट हो गया 3 रुपीज का, कॉस्ट ऑन द फाइनल कॉल 3 रुपीज, तो 4 + 3 पूरे 10 रुपीज हो गए. Now, if the application for 1500 shares have been received and allotment of only 1000 shares were made on a proportionate basis, what application amount received by the company and how much is the amount which is returned by the company? तो ये आपको फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. तो देखिए पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ वो निकाल लेंगे. तो हमने शेयर्स इशू कंपनी ने 1000 के किए थे, बट एप्लीकेशन आ गए 1500 शेयर्स के. तो इसको रिसीव कितना हुआ, 1500 इंटू एप्लीकेशन का कितना अमाउंट था, कॉस्ट था 4 रुपीज था, तो 1500 इंटू 4 ये हो गया रिसीट अमाउंट. रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या है शेयर्स का, वो भी इसमें आ सकता था क्वेश्चन में. सो रेशियो ऑफ अलॉटमेंट, जिस रेशियो में एक्चुअल में शेयर्स इशू किए गए वो क्या था, 1500 एप्लीकेशंस आई थी आउट ऑफ 1000 शेयर्स. So actually 2 shares were issued for 3 shares that were applied. So ये भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन में, तो ये भी आपने निकाल लिया. एक्चुअल में अलॉटमेंट हुआ कैसे के हिसाब से, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे. तो 2 शेयर्स इशू करे गए हैं फॉर एवरी 3 शेयर्स विच वर अप्लाइड. अब एप्लीकेशन मनी आया 6000 रुपए, 4 रुपीज का था एप्लीकेशन कॉस्ट और 1500 एप्लीकेशन आए. अब कंपनी को कितने की जरूरत थी, कंपनी ने अलॉट 1000 ही करे. सो अलॉटेड कितना था, अलॉटमेंट हुआ कितने का, 1000 शेयर्स का, जिसका एप्लीकेशन कॉस्ट था एक्चुअल में 4000. तो कंपनी को तो 4000 ही रुपीज की जरूरत थी, बट उसको मिले 6000 रुपीज. सो मनी जो वो रिटर्न कर देगी, एक्सेस मनी वो कंपनी रिटर्न कर देगी. तो ये इजी था काफी. 6000 माइनस 4000 यानी कि 2000 रुपीज वो रिटर्न कर देगी, विच इज द एक्सेस मनी इट हैज रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन. हमें इसमें अलॉटमेंट कॉस्ट और कॉल अमाउंट के कॉस्ट से कोई मतलब नहीं था. ठीक है, वो दिए थे देखने के लिए कि कुछ डिस्काउंट तो नहीं दिया गया और एप्लीकेशन पे डिस्काउंट तो नहीं दिया गया है. ठीक है, तो नहीं कुछ है, द डिस्काउंट द प्रीमियम का केस नहीं है. एप्लीकेशन हमें 1500 शेयर्स की मिली, एप्लीकेशन कॉस्ट था 4. 6000 रेशियो ऑफ अलॉटमेंट हमने देख लिया, 2 शेयर्स इशू करे गए फॉर एवरी 3 शेयर्स विच वर अप्लाइड. और जो अलॉटमेंट जो करना था, मतलब जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी 4000 की थी, तो एक्सेस मनी रिटर्न इज 2000. So application amount received is 6000 and returned is 2000. So 6000 or 2000. Option C is the right answer. Okay? I hope clear हो गया होगा सबको. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ABC Limited, an Indian manufacturing company, reported a net profit after tax of rupees 50 lakhs for the financial year 24-25. The company's capital structure is as follows. Equity shares of rupees 10 each, fully paid, which is rupees 10 lakhs. 9% preference share of rupees 10 each, fully paid, rupees 2 lakhs. Market price per equity share is 400 rupees. You have to calculate earnings per share and the PE ratio for ABC Limited. So earnings per share EPS क्या फॉर्मूला होता है, earnings per share is equal to profit after tax minus preference dividend divided by the number of outstanding equity shares is your EPS. Earnings per share PAT minus preference dividend upon number of equity shares. So profit after tax हमें दिया है 50 lakhs है. ओके, और इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 10 रुपए का एक शेयर था. टोटल इक्विटी कैपिटल है 10 lakhs की, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके कितने हो गए, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 1 लाख, 1 लाख हो गए. माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी करना हमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 9% डिविडेंड मिल रहा है. ओके, तो टोटल प्रेफरेंस कैपिटल इनका प्रेफरेंस शेयर से टोटल 2 लाख इशू किया गया है अगर रेस. सो 9% ऑफ 2 लाख आपका हो जाएगा 18,000. 9% of 2 lakhs is your 18,000, which is your preference dividend.
So profit after tax given is 50 lakhs minus preference dividend 9% of 2 lakhs 18,000 divided by number of equity shares. तो वो निकाल लीजिए। अब यहाँ से अभी बताया आपको 10 लाख का टोटल था, 10 रुपए का एक शेयर, तो यानी टोटल शेयर्स 1 लाख शेयर्स थे। सो ईपीएस आ जाएगा 50 लाख माइनस 18,000 विच इज 49 lakhs 82,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 49.82 ईपीएस आ गया। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, पीई रेशियो। पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो विच इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। सो मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर कितनी है, एक शेयर है 400 रुपीज का मार्केट में रेट चल रहा है, और ईपीएस हमने निकाल लिया 49.82। सो पीई रेशियो हो गया 8.03, मतलब मार्केट रेट 8 गुना ज्यादा चल रहा है इन कंपैरिजन टू द अर्निंग्स दैट इट इज दिस शेयर इज रिटर्निंग अर्निंग 8.03। सो 49.82 और 8.03, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगर आपको फॉर्मूले पता है, क्वेश्चंस करने का वे आपको आना चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, तो ही आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। एंड मोर देन 50-60% पेपर जो आपका एएफएम में रहता है वो न्यूमेरिकल पोर्शन ही रहता है। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने जरूरी है हम लोगों को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC Limited has the following financial data for the year ending March 31st, 2025. Current ratio given is 2.5:1. Quick ratio given is 1.5:1. Current liabilities given is 8 lakhs. You have to calculate the current assets and the value of inventory. तो इस तरीके का न्यूमेरिकल हर साल एक एग्जाम में आ जाता है जहाँ ये क्विक रेशियो या करेंट रेशियो वगैरह गिवन रहते हैं। ठीक है, सो इजी होते हैं ये वाले न्यूमेरिकल्स करना काफी। करेंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो है आपका 2.5 इज इक्वल टू करेंट असेट्स निकालना है हमें, और करेंट लायबिलिटीज है 8 lakhs। सो 2.5 इंटू 8 lakhs कर दीजिए तो करेंट असेट्स आ गया आपका, यानी कि 20 lakhs। तो ये पार्ट आ गया। अब हमें स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। क्विक रेशियो क्या होता है, जो बहुत ही लिक्विड एसेट्स होते हैं, तो उसमें हम लोग करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं और साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी कर देते हैं। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस की कोई बात नहीं करी गई है, तो हम लोग सिर्फ इन्वेंट्री माइनस करके निकालेंगे। सो क्विक रेशियो 1.5/1 विच इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, सो विच इज इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस स्टॉक लेंगे हम लोग। करेंट असेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय द करेंट लायबिलिटीज। सो 1.5/1 करेंट असेट्स आपने निकाल ही लिया है 20 lakhs, माइनस स्टॉक जो आपको निकालना है, करेंट लायबिलिटीज आपको दी है 8 lakhs की। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल ही लोगे। 1.5 इंटू 8 lakhs इज इक्वल टू 20 lakhs माइनस स्टॉक कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 lakhs आ जाएगा। सो 12 lakhs माइनस 20 lakhs आपका 8 lakhs। सो राइट आंसर क्या होगा, 20 lakhs एंड 8 lakhs, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इजी न्यूमेरिकल था। रेशियोज पे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, तो रेशियो सारे अच्छे से याद होने चाहिए हमें। ओके तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Miss Priya Sharma took a personal loan of rupees 10 lakhs from ABC Bank at an annual interest rate of 9% to be repaid over the period of 5 years through monthly EMIs. Calculate the monthly EMI payable by the Priya Sharma. So EMI निकालना है, EMI equated monthly installments, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। It is equal to P into R into 1 plus R to the power N divided by 1 plus R to the power N minus 1.
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R आपका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और N आपका नंबर ऑफ EMIs दैट यू आर पेइंग। ठीक है, सो नंबर ऑफ मंथ्स हो गया एक तरीके से इन विच यू आर मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, तो मंथली मंथली पेमेंट होता है, इसलिए नंबर ऑफ मंथ्स मान लीजिए, या तो नंबर ऑफ EMIs मान लीजिए, एक ही बात है। सो P आपको दिया है प्रिंसिपल कितना है, लोन 10 lakhs का लिया है, सो P आपका है 10 lakhs। R आपका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें 9% दिया है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मंथली में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9% divided by 12 which is equal to 0.0075 which is your monthly rate of interest. Okay, और n 5 years है, यानी कि मंथ्स कितना हो गया, नंबर ऑफ EMIs कितनी हो गई 60। एग्जाम में इतना बड़ा आएगा नहीं, छोटा आएगा आपका EMI कैलकुलेशन में। ओके, ज्यादातर 1 ईयर का ही आता है या 1.5, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर होता नहीं है, तो नॉर्मल कैलकुलेटर से फिर कैलकुलेट करने में इक्वल टू प्रेस करके करना रहता है, इनटू साइन और इक्वल टू दबाने रहता है, बट इतना 60 टाइम्स यानी कि 59 टाइम्स दबाना रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो छोटा टाइम पीरियड देते हैं। ठीक है, अभी हम पुट कर देते हैं, या हो सकता है 1+r⁴ की वैल्यू दे दे आपको। ठीक है, अगर वो वैल्यू दे दी डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है। तो 10 lakhs इंटू R विच इज 0.0075 इंटू 1 + 0.0075 की पावर 60 डिवाइडेड बाय 1.0075। सो एक्चुअल में 1.0075 टू द पावर 60 है आपका 1.5657। हो सकता है एग्जाम में ये वैल्यू दे दे, और या फिर जो n होगा वो छोटा देंगे कि आप खुद से इजिली कैलकुलेट कर पाओ। ओके, इसको आप फिर फर्दर कैलकुलेटर से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20,761। हो सकता है 1+r⁴ की वैल्यू दे ही जाती है कई बार। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन पे हर साल क्वेश्चन आता है, कभी स्ट्रेट लाइन मेथड पे आता है, कभी रिटर्न डाउन वैल्यू पे आता है, कभी सम ऑफ द ईयर्स डिजिट पे आता है। तो इन तीनों मेथड्स पे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड। तो पढ़ते हैं। अ टेक्सटाइल मिल इन कोलकाता परचेज्ड अ वीविंग मशीन ऑन 1st April 24 फॉर ₹5 lakhs. Estimated useful life is 5 years. Estimated scrap value at the end of 5 years is ₹50,000. The company uses sum of the years digit method of depreciation. Calculate the depreciation expense for the 4th year. Okay, 4th year में कितना depreciation लगेगा। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड यूज करना है। सबसे पहले तो हम लोग डेप्रिशिएबल बेस निकालेंगे जिसपे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ द असेट कितनी थी, 5 लाख की थी, और स्क्रैप वैल्यू 50,000 की। इतना तो बाद में रेसिडुअल लाइफ बची, तो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो 4,50,000 के वैल्यू ऑफ असेट पे कर रहे हैं, क्योंकि 50,000 स्क्रैप वैल्यू बच गई। सो डेप्रिसिएशन वी विल बी कैलकुलेटिंग ऑन दिस वैल्यू विच इज 4,50,000 विच इज नोन एज डेप्रिशिएबल बेस। अब सम ऑफ ईयर डिजिट्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल ईयर्स है कितनी, यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स। सो हम लोग क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जितने साल की लाइफ होती है उतना तक प्लस करना है। तो ये टोटल हो गया 15। अब इसमें फॉर्मूला होता है सम ऑफ ईयर डिजिट्स में, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू वही डेप्रिशिएबल बेस ही है मतलब। ठीक है, अब ये देखिए आपको कौन से साल की निकालनी है डेप्रिसिएशन, 4th ईयर की। तो जो 1st ईयर में जो लगेगा
वो लगेगा 5/15 इंटू जो आपने डेप्रिशिएबल बेस निकाला यानी 4,15,000। सेकेंड ईयर में 4/15 इंटू दिस डेप्रिशिएबल बेस जो कॉस्ट असेट की वैल्यू है कॉस्ट की। फिर थर्ड ईयर में 3/15 इंटू डेप्रिशिएबल बेस और फोर्थ ईयर का निकालना है यानी हमें 2/15 इंटू डेप्रिशिएबल बेस विच इज 4,50,000। ओके, सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2/15 इंटू 4,50,000 आपका आ जाएगा 60,000। सो फोर्थ ईयर में लगने वाला डेप्रिसिएशन है 60,000 रुपए। फिफ्थ ईयर में फाइनली लगेगा आपका 1/15 इंटू 4,50,000। इस तरीके से कम होता जा रहा है डेप्रिसिएशन और फाइनली उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी फिफ्थ ईयर के बाद और सिर्फ 50,000 उसका स्क्रैप वैल्यू रह जाएगा। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट के ऊपर भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है, WDV पे भी आया हुआ है। आपको सारे मेथड से क्वेश्चन करना आना चाहिए। सम ऑफ ईयर डिजिट का मेथड एक बार आया हुआ है और ये स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट लगता है, इसलिए क्वेश्चन इसके ऊपर लिया है। कुछ नहीं है, जितना उसका एस्टिमेटेड लाइफ है उतने तक आपको प्लस करना होता है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स निकालने रहता है। या इसको सिंपल आप n इंटू n प्लस 1/2 इससे भी कर सकते हो। जितना ईयर्स दिया है 5 तो 5 इंटू 6/2 वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 4 ईयर्स दिया है तो 4 इंटू 5/2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट प्लस करके दिस इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है और कुछ नहीं। ओके, और फिर आपका एनुअल डेप्रिसिएशन जिस भी साल का फर्स्ट ईयर का जितना साल था तो 5/15 इंटू बेस 4/3/2 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं हम लोग। तो फोर्थ ईयर का 2/15 इंटू 4,50,000। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आई होप क्लियर हो गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बॉन्ड के ऊपर। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है, बॉन्ड के ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। एबीसी लिमिटेड इशूज अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग डिटेल्स। फेस वैल्यू था बॉन्ड का 1,000 रुपीज। एनुअल कूपन रेट इज 8% पेड एनुअली। मैच्योरिटी पीरियड इज 5 ईयर्स। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो आपको वैल्यू निकालनी है बॉन्ड की। इसका फॉर्मूला होता है जो आपको कूपन पेमेंट्स मिल रहे हैं या इंटरेस्ट पेमेंट्स मिल रहे हैं इनटू PVIFA प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी फैक्टर्स प्लस मैच्योरिटी के समय फेस वैल्यू मिलती है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू PVIF। अब देखिए कई बार एग्जाम में ये PVIF और PVIFA दिया रहता है, विच PVIFA रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। ठीक है, जो कूपन मिल रहा है एट द रेट ऑफ दिस 10% फॉर 5 ईयर्स। ओके, तो PVIFA हो सकता है दिया हो 10% फॉर 5 ईयर्स का PVIFA और PVIF दिया हो सकता है 1 रुपी पे 10% का 5 ईयर्स। तो वो जैसा आप पुट कर दोगे आपका आ जाएगा। कई बार नहीं भी दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो कूपन निकाल लीजिए। आपको कूपन कितना मिल रहा है, 8% का कूपन रेट है। कूपन हमेशा ही फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। फेस वैल्यू है 1,000, तो 8% ऑफ 1,000 यानी कि 80 रुपीज का हर साल कूपन मिल रहा है। तो 80 रुपीज का मिल रहा है तो इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। वही हमने कहा 1 रुपी का PVIFA दिया रहता है तो 80 रुपीज का आप सिर्फ 80 इंटू 1 PVIFA कर देते हो। अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन निकालिए। इस तरीके से कर सकते हैं। Value of bond is equal to present value of the coupons that you are getting plus the present value of the face value or the maturity value on the redemption. So present value of coupon payment का आपने उसमें भी पढ़ा होगा फॉर्मूला जो आपका एन्युटीज वाला है चैप्टर। क्या होता है, कूपन इंटू 1 माइनस 1 प्लस R टू द पावर N डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटीज का, वो ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, सो C है आपका 80 इंटू 1 माइनस 1 प्लस R। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10% यानी कि 0.1। मेच्योरिटी है 5 ईयर्स की -5 डिवाइडेड बाय 0.1। तो यहाँ लिखते हैं
1 प्लस 0.1 टू द पावर -5 निकालना है। इसके लिए आप क्या करिएगा, सिर्फ सिंपली आप पहले निकालिएगा 1.1 टू द पावर 5 निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है, वो आपका आएगा 1.61051। फिर इसको आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं 1/1.61051, तो ये आपका आ जाएगा 0.62092। ये आ गया। अब कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, अब जस्ट आपको पुट करना है सब चीजें इसमें 80 इंटू 1 माइनस, और ये आपने निकाल ही लिया 0.62092 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन्स आ जाएगा 303.26। तो ये कूपन पेमेंट्स मिल रहे हैं, हर साल मिल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला फॉर्मूला लगता है। अब हमें मेच्योरिटी पे फेस वैल्यू जो है 1000 रुपीज, वो भी रिडेम्पशन होगा कूपन के साथ, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होएगा, उसका सिंपली हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जो फ्यूचर में फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। सो फेस वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर 0.5 टू द पावर 5, तो 1 प्लस 0.5 1 टू द पावर 5 अभी ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा 620.92। सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या हुई, इन दोनों का एडिशन, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन्स प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू 620.92, which will give you 924. Okay, approx 924. Option D is the right answer. सो प्रेजेंट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इस तरीके से निकालेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई। कई बार आपको पीवीआईएफए और पीवीआईएफ दिया रहता है, तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाता है। वहां पर आप सिर्फ जो कूपन पेमेंट है यानी कि 80 इंटू पीवीआईएफए प्लस फेस वैल्यू विच इज 1000 इंटू पीवीआईएफ कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कई बार नहीं दिया रहता है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider 1000 rupees par value bond whose current market price is rupees 800. The bond pays a semi-annual coupon at the rate of 6% per annum. Has a maturity period of 8 years. What is the yield to maturity for the investors? YTM निकालना है, जहां इन्वेस्टर ने बॉन्ड्स को मेच्योरिटी पीरियड तक होल्ड किया तो उनको कितना रिटर्न मिलेगा। YTM निकालने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब आप इसमें रखोगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, ट्रायल मेथड से करोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है विच इज कूपन पेमेंट प्लस फेस वैल्यू माइनस द मार्केट वैल्यू और द प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन, विच इज डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो 0.4 फेस वैल्यू प्लस 0.6 प्रेजेंट वैल्यू, वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। अप्रोक्स आपका आंसर इससे आ जाता है सही सही। सो कूपन पेमेंट कितना है, सेमी एनुअल है, तो पहले वो देखते हैं। सेमी एनुअल है तो कूपन 6% पर एनम, सो कूपन है आपका 6% ऑफ फेस वैल्यू विच इज 1000। सो 60 रुपीज का एनुअल कूपन है, तो सेमी एनुअल कूपन कितने का हो गया, 30 का, विच इज सेमी एनुअल कूपन। और सेमी एनुअल की वजह से मेच्योरिटी पीरियड है 8 इयर्स, यानी कि टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, क्योंकि हाफ ईयरली पेमेंट हो रहा है यानी 16 पीरियड्स हो गए। अब एन में हम लोग 16 पुट करेंगे और कूपन में हम लोग 30 पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग सेमी एनुअल के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सी में आप पुट करिए 30 प्लस फेस वैल्यू वही रहेगी 1000 माइनस मार्केट वैल्यू, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू अभी कितनी है मार्केट में उसकी 800, डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इजी कैलकुलेशन है काफी। YTM इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 माइनस 800 यानी 200 डिवाइडेड बाय 16, 30 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 16, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका 1000 800 1800 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 42.5 डिवाइडेड बाय
900, which will give you around 4.72%. Now this is semi-annual return हुआ. हमें yield to maturity निकालनी है, annual के हिसाब से ही निकालेंगे. So 4.72 into 2 कर देंगे, which will give you 9.4%. Option C is the right answer. इससे हमें prox value मिल जाती है. अगर आप वो वाले न्यूमेरिकल से R निकालने जाओगे तो लगभग इतनी आएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट अराउंड 9% के आसपास ही मिलती है. तो ये वाला फॉर्मूले से ही YTM निकालिएगा. दिस इज द इजीएस्ट मेथड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A company ABC Limited is considering a machinery upgrade project requiring an initial investment of rupees 8 lakhs. The discounted rate is 10%. Expected cash flows over the next 4 years are given below. ठीक है, तो पहला साल तो इन्वेस्टमेंट ही हुआ 8 लाख रुपीज का. फर्स्ट ईयर 3 लाख कैश इनफ्लो है. सेकेंड ईयर 3,50,000 है. थर्ड ईयर 2,50,000 है. फोर्थ ईयर 2 lakhs है. You have to calculate the net present value of the project. NPV निकालना है. NPV का फॉर्मूला क्या होता है? NPV is equal to sum of discounted cash flows minus initial investment that you have made on the project. So अब ये जो भी कैश फ्लोज हो रहे हैं इनको हमें डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा. डिस्काउंटिंग करना हमें आता ही है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. डिस्काउंट करना है मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी. कैसे निकालोगे? ये जो भी कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय 1 + r to the power n, यही करते जाना है और कुछ नहीं. तो इन सबका सम कर देंगे और 8 लाख से माइनस कर देंगे. इन सभी कैश फ्लोज की हम लोग को क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उनका सम करना है और माइनस द आउटफ्लो विच इज इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो जैसे कि मान लीजिए 3 lakhs है कैश आउटफ्लो आपका, फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो सॉरी आपका 3 lakhs. तो ये विच विल इक्वल टू 3 lakhs प्रेजेंट वैल्यू की आप निकाल लो डिवाइडेड बाय 1 + r. डिस्काउंट रेट कितना है? 10% का. 1 + 0.1 to the power n which is 1 for the first year. सेकेंड ईयर में 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 to the power 2. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो. इसका मैंने पूरा कैलकुलेशन दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि वैसे टाइम लग जाएगा अभी करते बैठेंगे. तो ये देखिए डिस्काउंट फैक्टर अलग से भी आप ऐसे निकाल सकते हो. 1 मतलब कि 1/1 + r to the power n, ये आप अलग अलग निकाल लिया. या हो सकता है ये एग्जाम में कई बार दिया भी रहता है, तो आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो जो भी आपका कैश फ्लो है 1 रुपी का प्रेजेंट वैल्यू दिया है, तो इससे आप सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाते हो. ओके, तो ये वही चीज है. 1/1 + 0.1 to the power 1, ये to the power 2 to the power 3 to the power 4, इनको आप मल्टीप्लाई करते जाओ. तो ये आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. इसका समेशन टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज विच इज 8,86,395. इसमें से जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है विच इज 8 lakhs, उसको हमने माइनस कर दिया, तो आपका एनपीवी आ गया 86,395. ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हमें एनपीवी कैसे निकालना है. डरिए मत, बहुत बार एग्जाम में ये वाली वैल्यूज गिवन होती है. नहीं होंगी तो आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे, गिवन होंगी तो कुछ नहीं करना है. जितने भी कैश इनफ्लोज हैं उनको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है, उनका सम करना है और आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू से माइनस कर देना है. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज समेशन ऑफ ऑल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज माइनस द कैश आउटफ्लो. ओके, 86,391. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड. So suppose ABC Limited is analyzing a project requiring the initial cash outlay of 2,05,000 and is expected to generate the cash inflows as given below. Calculate the payback period. तो ये टेबल में दिया है, ये इसके कैश इनफ्लोज है. फर्स्ट ईयर में 80,000 इनफ्लो हो रहा है प्रोजेक्ट को, सेकेंड ईयर में 60,000 हो रहा है, थर्ड ईयर में 60,000 हो रहा है, फोर्थ ईयर में 20,000 हो रहा है. टोटल इन्वेस्टमेंट था इसका 2,05,000. तो अब इसको निकालना है पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड मतलब कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को 2,05,000 रिकवर करने में. ओके, कितना टाइम लगेगा ये 2,05,000 रिकवर करने में. सो अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड
डिवाइडेड बाय द एनुअल कैश इनफ्लोज, ये होता है पे बैक पीरियड। अब इसमें सिर्फ सिंगल कैश इनफ्लो दिखा रहता तो आप 2,05,000 डिवाइडेड बाय अलग अलग कैश इनफ्लो होता है, ये अलग अलग सेम होता मान लीजिए तो आप प्लस कर देते अगर कांस्टेंट होता। अब क्योंकि हर साल अलग हो रहा है तो इसमें आप क्या करते हो, एक तरीके से क्यूमुलेटिव फैक्टर यूज करते हो। क्यूमुलेटिव में कुछ नहीं है, आप देखिए 80,000 हमें पहली साल रिकवर हो गया, सेकेंड ईयर में 60,000 हो गया, यानी कि 2 साल में हमें टोटल रिकवरी कितनी हो गई, 1,40,000 हमें इनफ्लो हो गया है। थर्ड ईयर में हमें प्लस 60,000 और मिल गया, यानी थर्ड ईयर तक हमें 1,40,000 प्लस 60 यानी 2 लाख रिकवरी हो गई। तो हमारा खर्चा था, हमने इन्वेस्ट 2,05,000 किए थे, 2 लाख हमें 3 इयर्स में रिकवर हो चुके हैं। तो कितने टाइम पीरियड में 2,05,000 रिकवर होंगे, यही निकालना है हमें। सो 3 इयर्स प्लस कुछ और टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि इन 3 सालों में तो हमें 80 प्लस 60 यानी कि 2 लाख रुपीज रिकवर हो पाए हैं। हमें 5,000 और रिमेनिंग रहेगा, हमें 2,05,000 निकालना था तो 2 लाख हमें 3 साल में रिकवर हो गए। सो अब फोर्थ ईयर में हमारा टोटल इनफ्लो हो रहा है 20,000 का, यानी 20,000 का इनफ्लो हो रहा है पूरे 1 साल लग रहा है। अब हमें कितना देखना है, सिर्फ 5,000 हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितने टाइम पीरियड में रिकवर होगा, तो 1/4 ईयर में होगा। 1/20,000 इंटू 5,000 बच गया। सो आपका आंसर क्या हो गया, 3 + 1/4, ओके, विच इज इक्वल टू 3.25 ईयर्स में रिकवरी होगी। पे बैक पीरियड मतलब यही होता है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कितने टाइम पीरियड में रिकवर होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट और सेम टाइप का न्यूमेरिकल आपका CAIIB में भी है। हो सकता है JIB के एग्जाम में पे बैक पीरियड में कांस्टेंट अमाउंट आ जाए, हर साल सेम ही हो रहा है तो ठीक है, और अदरवाइज अलग अलग है तो आपको जस्ट ये अलग अलग प्लस करके देखना है कि भाई 2,05,000 हम कितने टाइम पीरियड में रिकवर कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर में हमने 80,000 कर लिया, सेकेंड ईयर में हमने 80 + 60 यानी कि टोटल 1,40,000 रिकवर कर लिया, थर्ड ईयर में हमें 60,000 का और अमाउंट इनफ्लो हुआ। इसका मतलब टोटल हमारा 2 लाख तक का तो थर्ड ईयर तक रिकवर हो गया। हमें 2,05,000 करना था, फोर्थ ईयर में हमारा पूरा 1 साल में 20,000 हो रहा है, यानी कि 1/4 ईयर में हमारा रिमेनिंग 5,000 रिकवर हो गया। सो टोटल 2,05,000 हमारा 3.25 ईयर्स में हो गया। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3.25। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से किया है। हर चीज डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं, थोड़ा सा हम लोग किस तरीके से कॉमन सेंस लगा के भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन बैच कॉस्टिंग। क्वेश्चन है, अ टॉय मैन्युफैक्चरर हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग 100 आइडेंटिकल टॉयज। द कंपनी एस्टिमेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एट द ₹1 लाख, लेबर 60,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 10,000. As per company's policy, fixed overheads are allocated at 20% of material cost. ये fixed overheads है। What will be the cost of one toy? Applying the batch costing system. Batch costing में जो identical products होते हैं उनका पूरा एक batch बनाया जाता है और उसके हिसाब से हम लोग फिर उसकी कॉस्ट निकालते हैं। सो बैच बना दिया गया, हमने 100 एक जैसे 100 टॉयज का एक बैच बना दिया है। अब हमें एक टॉय का निकालना है क्या वैल्यू होगा। सो टोटल कॉस्ट किसी भी चीज का क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यही होता है। किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट निकालना है, पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ गया, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। सो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 60,000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 10,000, तो ये आपका आ गया 1,70,000। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट इसने दिया है, कंपनी की पॉलिसी है, वो फिक्स्ड कॉस्ट मानती है जो भी इसका मटेरियल कॉस्ट है उसका 20% फिक्स्ड कॉस्ट मान के चलती है। सो मटेरियल से हो रहा है इसका 1 लाख का, इसका 20% इसका फिक्स्ड मान के चलती है। सो 20% ऑफ 1 लाख यानी कि 20,000 का फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। सो इस पूरे 100 टॉयज का कॉस्ट क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ दिस फुल बैच 1,70,000
प्लस 20,000, यानी जो ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस द फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि 1,90,000। एक बैच में 100 टॉयज बन रहे थे, तो ये 1,90,000 जो फुल बैच का कॉस्ट है, यानी कि ये 100 टॉयज का कॉस्ट है। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। तो कुछ नहीं, एक टॉय का कितना कॉस्ट हुआ, 100 टॉयज का 1,90,000 है, यानी कि एक टॉय का कॉस्ट हो गया 1900। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। कॉस्टिंग के ऊपर ही इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो कुछ नहीं है, टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब हो सकता है कुछ और दिया हो, वेरिएबल कॉस्ट में लेबर कुछ दिया हो कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ मटेरियल, तो उसका परसेंटेज लिख देंगे। ठीक है, कई बार डायरेक्ट अमाउंट दिए रहते हैं, कई कुछ परसेंटेज फॉर्म में दिए रहते हैं। तो जो दिया है न्यूमेरिकल में उस तरीके से करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो ये टोटल कॉस्ट फुल बैच की है, एक बैच में 100 टॉयज बन रहे, एक टॉय की कीमत निकाल दी हमने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑफ ए कंपनी एबीसी इन रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 30, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000। कैलकुलेट द पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। पीवी रेशियो इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, प्रॉफिट इसमें हम लोग लेते हैं एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसमें हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। जब एक्चुअल में प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें आप सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करते हो, बट कॉन्ट्रीब्यूशन में आप सिर्फ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हो। डू नॉट कंसीडर द फिक्स्ड कॉस्ट। डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इज विल गिव यू पीवी रेशियो। सो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होएगा आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50 रुपीज, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 30 रुपीज। सो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया आपका 20 रुपीज पर यूनिट। तो इसको ही आप ऊपर फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे पीवी रेशियो के। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 20, सेल्स पर यूनिट 50 इंटू 100। सो आपका पीवी रेशियो आ गया 40%। ओके, नेक्स्ट निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट जिसमें ना प्रॉफिट ना लॉस। ये जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा उसके बाद प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि हम लोग कितने अमाउंट की सेल करें। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट रीच हो जाएगा। अब उसके ऊपर जितना भी सेल्स होगा उससे हमें प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर आप यूनिट्स में सिर्फ निकालना चाहते हो, अमाउंट में निकालना चाहते हो आप, तो डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करिए, क्योंकि इसमें जो आपके ऑप्शंस है वो अमाउंट में दिए, मतलब आप टोटल सेल्स अमाउंट निकालना चाह रहे हो कि टोटल कितने रुपए का सेल्स करे तो ब्रेक इवन पॉइंट आता है, मतलब। ठीक है, अगर ये होता यूनिट्स में दिया रहता तो आप फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन कर सकते थे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, वो कर सकते थे। इसमें टोटल अमाउंट दिया है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 40,000 डिवाइडेड बाय 40%, यानी 40 अपॉन 100 0.4। सो 40,000 डिवाइडेड बाय 0.4 आपका हो जाएगा 1 लाख। सो 1 लाख तक की, 1 लाख की जब सेल्स होगी तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे रीच करेगी। अब 1 लाख के ऊपर जो सेल्स करेगी 10,000, 1 लाख 10,000, 1,20,000, तो प्रॉफिट कमा रही है वो। सो करेक्ट आंसर है 40% एंड 1 लाख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्वेश्चन है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स हैज द फॉलोइंग डेटा। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट 1,50,000, कॉस्ट ऑफ ऑल द डायरेक्ट इनपुट्स लाइक मटेरियल, लेबर, यूटिलिटीज पर चेयर is 40 rupees. Variable other overhead cost is rupees 60,000. This is not per chair. Total chair produced in the year is 15,000. तो अगर बताइए टोटल कॉस्ट पर चेयर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा कॉस्ट लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों लेंगे। अब क्या होता है,
कि अगर हम लोग सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग निकालते तो उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से निकालिए। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या है पर यूनिट, 40 रुपीज है ये पर चेयर का। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू ओवरहेड्स अदर एक्सपेंसेस का 60,000। तो 60,000 है कितनों का, 15,000 चेयर बन रही है उसका, यानी एक चेयर का कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000, ये वन चेयर का ओवरहेड कॉस्ट है। यानी कि 40 प्लस 4 रुपीज है वेरिएबल कॉस्ट पर चेयर का। ठीक है, दिस इज फॉर पर चेयर। 40 रुपीज यहाँ तो पर चेयर का ही था जो डायरेक्ट कॉस्ट था, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट था वो टोटल दिया था हमें। जो टोटल चेयर लग रही थी 15,000, उसका टोटल 60,000 था ओवरहेड कॉस्ट। हम लोग सब चीज इसमें वन के हिसाब से निकाल रहे, पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि हमें पर चेयर का ही निकालना है। तो ये तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वेरिएबल में पर यूनिट दिया है वो तो तुरंत तुरंत ले लिया, बट इसमें हमने पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट किया तो 4 रुपए पर यूनिट। सो 44 रुपीज आया पर चेयर का वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट, इसको भी हम लोग एलोकेट करेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा लिखा देंगे, इसको भी हम लोग प्रोरेटा बेसिस पे एलोकेट करते हैं जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो विद फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है 1,50,000, तो ये भी मान के चल रहे हैं कितनों का है, 15,000 चेयर्स का है। ऐसा नहीं जैसे अभी पिछले में किया था तो उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले लेते हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन होता है तो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को भी प्रोरेटा बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सो इसको भी हम लोग मान के चलेंगे 1,15,000 के हिसाब से है, यानी एक चेयर के हिसाब से फिक्स ओवरहेड कॉस्ट 10 रुपए पर चेयर ही पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में याद रखना है फिक्स्ड कॉस्ट को एज इट इज नहीं लेना है, इसमें भी हम लोग पर हेड के हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो इसमें मान के चल रहे फिक्स कॉस्ट एक चेयर का अराउंड 10 रुपीज रहेगा। सो टोटल कॉस्ट पर चेयर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हो गया 44 प्लस 10, यानी ₹54 पर चेयर। अगर ये क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं लिखा रहता है, डायरेक्ट बैच कॉस्टिंग वैसे नॉर्मल होता, तो हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट ही लेते, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में लिया था जब हम लोग बैच कॉस्टिंग का कर रहे थे। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को तो बांटेंगे ही ऑन द डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, इवन फिक्स कॉस्ट को भी प्रोपोर्शनेट बेसिस में जितने यूनिट्स हैं उसके हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। ओके, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अलग से दिया, उसके साथ ये भी लिया। सो करेक्ट आंसर हो गया 54 रुपीज पर चेयर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज की न्यूमेरिकल्स की क्लास तो यही ओवर होती है। इसके बाद हम लोग एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे एफएम की, जिसमें हम लोग कुछ और चैप्टर जैसे कि फॉरेक्स के न्यूमेरिकल इसमें नहीं कवर हो पाए, या कुछ और चैप्टर्स वर्किंग कैपिटल के नहीं हो पाए, वो हम लोग मैराथन क्लास में कवर करेंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जिनसे बहुत ज्यादा रिपीटेड थ्योरी आती है, वो हम लोग मैराथन क्लास में करेंगे। तो अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे फॉर आवर अपलोडेड वीडियोस। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, तो जाकर जरूर से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू।